नमस्कार साथियों, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और कुछ स्थिर वैद्युत बल के गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम कूलम्स लॉ यानी जो फार्मूला पढ़े हैं आप F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो कूलम्स लॉ है उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, यानी इसमें आकर्षण का भी गुण होता है और इसमें प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। तो ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों नेचर रखता है ये। अब ये कब अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस जो हैं आपके अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इनमें जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी वो आकर्षण बल होगा। और अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, मतलब एक ही नेचर के चार्जेस हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, यानी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, यानी ये दो बलों का युग्म होता है। पेयर का मतलब होता है युग्म। और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस में क्या होता है कि मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है उसमें दो फोर्सेस होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल, जैसे मान लीजिए दो फोर्सेस हैं F1 और F2, तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या हों, इक्वल हों, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ठीक विपरीत होने चाहिए। तो दो ऐसे फोर्सेस हों जिनमें डायरेक्शन तो अपोजिट हो लेकिन उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये भी क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ पर Q1 और उससे R डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है Q2। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पेयर कहाँ है फोर्सेस का, मतलब बलों का यहाँ युग्म कहाँ बन रहा है। तो देखिएगा ये जो Q1 चार्ज है ये वाला Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो इसके फोर्स को हम रिप्रेजेंट किए थे F21 वेक्टर से, यानी एक फोर्स ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो Q2 है ये तो ऐसे शांत बैठेगा नहीं, क्योंकि उस पर Q1 ने फोर्स लगाया, तो Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा, यानी ये भी इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसके फोर्स को हम F12 से रिप्रेजेंट किए थे, तो एक फोर्स ये हो गया और एक फोर्स ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पेयर होता है। और कूलम्स लॉ से इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये इस फोर्स की भी मैग्नीट्यूड है और ये इस फोर्स, मतलब दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हुए, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ जो यहाँ होगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो प्रतिकर्षण नेचर का होगा, यानी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा, तो हो गए अपोजिट, है ना। ये देखिए अपोजिट। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड में, तो ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट ही करेगा अपनी साइड में। तो फिर भी क्या हो गया, फोर्स क्या हुआ आपका
अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं, यानी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला यही है आपका। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। किस में होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया बलयुग्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका, इनकी जो डायरेक्शन होती है, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, अच्छा एक्शन रिएक्शन पेयर में, जैसे मान लीजिए एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, एक फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई तो भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए, अगर इनके मैग्नीट्यूड बराबर हुए तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर कहे जाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा दोनों चार्जेस, जैसे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है, तो Q1 और Q2 दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इनकी लाइन ज्वाइनिंग जो है ना, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स होता है। इस लाइन से आउट किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा। मतलब अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव है तो इसी लाइन पर इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर यही फोर्स मतलब जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है अगर वो रिपल्सिव नेचर का है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी होगा। अब इसके द्वारा यहाँ लगाया गया फोर्स, अगर ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो फोर्स इधर लगेगा। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होगा, ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी या फिर ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है फिर, जब दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग हैं तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। मतलब ये एक सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। ये कैसा बल होता है, सेंट्रल फोर्सेस होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो डायरेक्शन होती है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के, मतलब ये जो दोनों चार्जेस हैं, आवेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वो ये होती है कि दोनों चार्जेस, जो दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का मीडियम जो होता है, अगर वो मीडियम चेंज हुआ, यहाँ जो मीडियम है, जैसे मान लीजिए पहले ये एयर में रखे हुए थे, फिर उसके बाद एयर को हटा करके यहाँ पर वाटर रख दिया गया, यानी इनको वाटर में रख दिया गया, जल में रख दिया गया, यानी जो भी मीडियम आप चेंज करेंगे उस मीडियम पर डिपेंड करेगा ये फोर्स। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये दोनों चार्जेस के बीच का जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर पॉजिटिव टाइप का एक चार्ज है, इसका हम नाम रख दिए Q1, ठीक है, ये प्लस Q1 है, ओके, और इससे कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं, वो डिस्टेंस है r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q2, ये निगेटिव नेचर का है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनमें होगा क्या, पॉजिटिव निगेटिव से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, यानी इनमें जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इन दोनों में प्यार होगा, है ना। तो जब इन दोनों में प्यार होगा तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अब हुआ क्या कि इनके बीच एक और चार्ज आ गया Q3 और वो भी है निगेटिव नेचर का।
ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से प्रॉपर्टी क्या है उसको समझिए पहले। अच्छा, अगर ये जो Q1 है अब Q2 से अट्रैक्ट था, मतलब उससे उसका अट्रैक्शन था, तो अब निगेटिव चार्ज एक और आ गया, तो अब ये निगेटिव चार्ज आया तो ये जो Q1 है अब ये Q3 से भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब ये अपनी साइड Q3 को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस पर भी फोर्स लगाने लगेगा, और इस पर तो पहले फोर्स लगा ही रहा था। अब क्या होगा, तो क्या ये जो पहले जो भी फोर्स लगा रहा था, अगर इस मतलब Q2 पर जो फोर्स लग रहा था F21, मतलब Q2 पर लगने वाला जो फोर्स था F21, अब ये Q1 जो है Q3 पर भी फोर्स लगाने लगा, तो इसके फोर्स को अगर हम F31 से रिप्रेजेंट करें तो F31 जो एक और फोर्स इसके द्वारा इस पर लगने लगा है, उस फोर्स की वजह से ये जो पहले वाला फोर्स है वो प्रभावित नहीं होगा। प्रॉपर्टी को समझिए ध्यान से, यानी 2 पॉइंट चार्जेस हों, उनके बीच अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और उनके बीच कोई थर्ड चार्ज आ जाए तो उस पर भी ये फोर्स लगाने लगेंगे, लेकिन उनके बीच जो पहले फोर्स लग रहा था वो फोर्स चेंज नहीं होगा, यानी ये वाला जो फोर्स है नया वाला वो पहले वाले फोर्स को प्रभावित नहीं करेगा। यानी इस नए वाले फोर्स की वजह से पहले वाला फोर्स कभी भी प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है उनके बीच चाहे तीसरा चार्ज आ जाए चाहे चौथा चार्ज आ जाए, मतलब कितने भी चार्ज आ जाएं वो सारे फोर्स लगाएंगे पर पहले वाले फोर्स को प्रॉपर मतलब इफेक्ट नहीं डालेंगे। ओके, तो चलिए ये तो रही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी। चलिए अब समझ लेते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, यानी बलों का अध्यारोपण क्या है। तो हेडिंग बना दीजिएगा, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर आप कह सकते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी बलों का अध्यारोपण। इसको क्या कहेंगे, बलों का अध्यारोपण। ठीक है, ये बलों का अध्यारोपण क्या होता है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं सुपरपोजिशन लागू कहाँ होता है, यानी सुपरपोजिशन की जो कंडीशन है यह कहाँ अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन वहीं अप्लाई होगी जहाँ दो या दो से अधिक क्वांटिटी हो और वो एक दूसरे को प्रभावित न कर रही हों। जैसे आप ये सुपरपोजिशन क्लास 11th की फिजिक्स में वेव में पढ़े होंगे, यानी तरंगों का अध्यारोपण आप पढ़े रहे होंगे। ये जो वेव होती हैं तरंगे, वो एक ही मीडियम में एक साथ चलेंगी फिर भी वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी, तो वहाँ पर तरंगों में अध्यारोपण लगा था। ऐसे ही यहाँ भी होगा, किसी भी माध्यम में चाहे 2 पॉइंट चार्जेस हो उनके बीच फोर्स लग रहा है। अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लास्ट प्रॉपर्टी में देखें कि 2 पॉइंट्स चार्जेस हैं, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, अब किसी और पॉइंट चार्ज आ जाने की वजह से उस पर भी फोर्स लगने लगेगा, लेकिन पहले वाले फोर्स को वो प्रभावित नहीं करेगा। यानी एक जो फोर्स है वो दूसरे वाले फोर्स को प्रभावित नहीं करेगा। अगर वो प्रभावित नहीं करेगा तो उस पर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस अप्लाई किया जा सकता है। मतलब अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, वो जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q, ये जो ओरिजिन पर मान लेते हैं रखा हुआ है, और एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। ऐसे ये एक सिस्टम बना हुआ है। एक चार्ज है Qn जो कि n पार्टिकल हैं इसमें, यानी n पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये जो Q चार्ज है ये Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। चलिए इसके फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और ये जो चार्ज है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है ये Q2 पर भी फोर्स लगाएगा। इसके फोर्स को हम F2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, F2 वेक्टर हो गया वो। और ये Q3 पर भी फोर्स लगाएगा, इसके फोर्स को हम F3 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ऐसे चौथा चार्ज होगा, पांचवा चार्ज होगा। तो अगर nवां चार्ज है तो उस पर हम जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं वो Fn वेक्टर है। ठीक है, ये Fn वेक्टर है। तो ये इतने चार्जेस लग रहे हैं, ये XY
प्लेन है ये आपका, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पर ये एक सिस्टम था जिसमें n चार्जेस हैं और उसके ओरिजिन पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज सारे इस सिस्टम में जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं सब पर ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो टोटल वैल्यू होगी, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो कूलम्स लॉ लागू होगा ये सब पर फोर्स लगाएगा, तो जाहिर सी बात है ये सब मिल करके क्यू पर भी फोर्स लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी Q1 भी Q पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q पर फोर्स लगाएगा और Q3 भी Q पर फोर्स लगाएगा। तो जो Q चार्ज है ये जो ओरिजिन पे रखा हुआ है सेंटर पे, यहाँ जो Q चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना होगा, यानी टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ से तो किसी दो पॉइंट के बीच हम चार्जेस निकाल सकते हैं, लेकिन इधर कोई एक पॉइंट तो है नहीं, ये तो पूरा चार्ज सिस्टम हो गया। तो ये पूरा सिस्टम इस बार इस पर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ हम इस सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उन सब का अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उनको वेक्टर रूल से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए बलों के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से होता क्या है, जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको वेक्टर रोल से हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एफ नेट, यानी जो नेट फोर्स यहाँ पर होगा ये पहले चार्ज द्वारा लगाया गया बल उसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे चार्ज द्वारा लगाया गया बल यानी उसको हम F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीसरे चार्ज द्वारा लगाया गया बल उसको हम F3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर इस सिस्टम में ऐसे ही और भी चार्जेस होंगे, F4 होगा यानी चौथा होगा जो F4 लगाएगा, पांचवा होगा वो F5 लगाएगा, तो लास्ट में जो चार्ज है N1 तो उसको हम Fn के फोर्स को हम Fn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमको वैल्यू मिली है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मिली हुई है। सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इस पर जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं उन सभी फोर्सेस का आप वेक्टर सम निकाल लीजिए, यानी वेक्टर रूल से उनको आप जोड़ लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बलों का अध्यारोपण है कि यदि किसी बिंदु आवेश पर दो या दो से अधिक बिंदु आवेश एक साथ बल आरोपित कर रहे हों तो उस पर कार्य करने वाला नेट वैद्युत बल यानी कुल वैद्युत बल जो होगा उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इसी पर हम एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। इसमें हमें कूलम्स लॉ भी चाहिए, तो कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमको कैलकुलेट करना होगा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस लगा करके। तो हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये जिसकी साइड है ए साइड का एक ट्रायंगल है और इसके इस शीर्ष ए पर मान लेते हैं प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ भी रखा हुआ है प्लस Q चार्ज और यहाँ रखा हुआ है माइनस Q चार्ज। अब पूछ लिया कि बताइए माइनस Q चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, यानी आपको कैलकुलेट क्या करना है। इसमें देखिएगा इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया, तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, यानी जो माइनस Q चार्ज है उस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो चलिए देखिएगा। अब चूंकि देखिए ये जो माइनस Q है इस पर ये भी चार्ज फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, यानी ये दोनों चार्जेस इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे तो एक साथ लगाएंगे तो दो फोर्सेस होंगे, पर इसके द्वारा लगाया गया बल इसके द्वारा लगाए गए बल से प्रभावित नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। चलिए तो पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन माइनस Q
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो उसको हम फोर्स को मान ले रहे हैं F1। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q1 क्या है Q, और Q2 क्या है आपका, वो भी क्या है Q, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी A, तो हम यहाँ रख देंगे A², ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कूलम्स लॉ में जो चार्जेस Q1 Q2 की वैल्यू रखी जाती है वो विद साइन नहीं रखी जाती, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड रखना होता है, ठीक है। क्योंकि साइन तो उसके नेचर को बताएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। तो चलिए ये फोर्स हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं KQ² अब इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो इस फोर्स की डायरेक्शन, चूंकि ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये हो गया F1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, ये जो इस शीर्ष B पर है, B वाला पॉइंट पर जो प्लस Q चार्ज है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो उसकी वैल्यू कितना होगी वो हम निकाल ले रहे हैं, फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज ड्यू टू प्लस Q, मतलब एट पॉइंट ये वाला पॉइंट A पर था और ये वाला पॉइंट किस पर है, B पर चार्ज है, यानी है दोनों प्लस Q चार्ज ही पर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट A वाला चार्ज है और ये वाला पॉइंट B पर है। तो उसके फोर्स को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो उसका फोर्स क्या होगा, उसको हम F2 से दर्शा दे रहे हैं। अब चूंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स वही आएगी KQ²/A², ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हो गए। अब इनका हमें क्या निकालना है, वेक्टर सम, तब जा करके हमको नेट फोर्स आएगा। तो अगर हमको नेट फोर्स चाहिए तो देखिएगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q F नेट, उसको हम दर्शा दे रहे हैं F नेट से। ये क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2, वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसका हमें वेक्टर सम निकालना है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये भी पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का ये भी फोर्स होगा, तो ये जो F2 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी। अब देखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिया गया था आपको, उसकी साइड इक्वल है, सब मतलब सभी साइड क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक कोण होते हैं वो सभी होते हैं 60 अंश के। तो ये सभी कोण कितने होंगे, 60 अंश के। तो F1 F2 के बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 60 अंश का होगा। तो इसको हमें जोड़ना है, तो इस फार्मूला क्या होगा, इसका रूट में होगा आपका F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है, मतलब थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो एंगल यहाँ पर कितना है, 60 अंश है, ठीक है। चलिए इसको हम आगे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, F नेट इक्वल हो जाएगा, ये F1 F2 इक्वल है क्या, देखिएगा F1 की जो वैल्यू है वही F2 की भी वैल्यू है। तो हम इस फार्मूले में पहले F1 के स्थान पर भी F2 ही लिख देते हैं, या F2 के स्थान पर भी क्या लिख दे रहे हैं, F1 ही लिख दे रहे हैं। तो 2F1 इंटू F1, और cos 60 मतलब cos 60 अंश की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/2। तो देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा और रूट में बचेगा, ये होगा आपका 2F1² प्लस यहाँ बचा F1², ठीक है। ये तो 2 कट चुका है और F1 में F1 का मल्टीप्लाई हो गया तो F1², तो ये टोटल हो गया आपका 3F1²। अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो F1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 इंटू रूट में 3 होगा। अब F1 की वैल्यू कितनी है, ये है आपका KQ²/A। तो नेट फोर्स जो होगा F नेट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, पहले आप F1 की वैल्यू रख दीजिए, KQ²/A² इंटू √3। तो ये जो निगेटिव वाला चार्ज है जो यहाँ पर था शीर्ष C पर, उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है KQ²/A² लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस भी यूज कर लिया और इसमें आपको कूलम्स लॉ का भी यूज हो गया है, ठीक है।
तो वीडियो को पॉज कर आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्क्वायर पर। मतलब एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी साइड है ए, ये स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है ए, और यहाँ पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी रखा है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी रखा है प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। इस बार भी क्वेश्चन वैसे ही है और पूछ लिया कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। क्वेश्चन क्या, ये आपका फिगर दिया गया है, कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। इस पर भी माइनस क्यू चार्ज पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिएगा ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो डिस्टेंस ए हो जाएगी, ये फोर्स लगाएगा तो उसके लिए भी डिस्टेंस ए हो जाएगी, पर जब ये वाला फोर्स लगाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस ये होगी। ये डिस्टेंस होगी कितना, रूट में 2a, ठीक है। ये विकर्ण है स्क्वायर का, यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला था रूट 2a। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो रूट 2a होगी। तो चलिए सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा शॉर्टकट कर दे रहे हैं। तो पहले हम Q1 F1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो F1 के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये जो F1 होगा, चाहे हम इसको F1 मान लें F2 इसको मान लें, दोनों इक्वल ही आएंगे, पर ये जो नेक्स्ट वाला है ये इक्वल नहीं आएगा। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। और F2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, F2 की भी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी इस चार्ज और इस चार्ज द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो दोनों इक्वल हैं। चलिए नेक्स्ट है जो आपका जिसकी डिस्टेंस रूट 2a है, चलिए उसके फोर्स को हम F3 मान ले रहे हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या, के क्यू स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये भी Q है ये भी Q है, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। यानी जो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी इस वाले फार्मूले के लिए वो रूट 2a का स्क्वायर करने पर मिलेगा, तो ये आएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब हमको क्या लगाना है यहाँ पर, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस से F नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 से आएगी। यानी तीनों फोर्सेस का हमें क्या लेना है, वेक्टर सम लेना है। तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे तो हमको नेट फोर्स पता हो जाएगा। तो चलिए F1 F2 तो इक्वल ही हैं, पर सबकी डायरेक्शन हम पता कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और सभी मिलकर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वैल्यू किधर हो जाएगी, इस मतलब डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। ये F1 हो गया, ये F2, और हम F3 माने हैं इसको, तो ये हो गया F3। तो इनकी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो F1 F2 और F3, तो देखिए F1 और F2, सॉरी यहाँ पर F1 है, तो F1 और F2 ये परपेंडिकुलर हैं। ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो उनका वेक्टर सम निकालने का जो फार्मूला है वो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी अगर दो वेक्टर हैं, एक है P और दूसरा है Q, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो वेक्टर सम होगा ये फार्मूला होगा। तो चलिए पहले हम F1 F2 को ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो F1 F2 क्या हो जाएगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और प्लस ये F3 को हम अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इसके बाद ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है, और प्लस F3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जुड़ जाएगा आपका 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, k में k का मल्टीप्लाई होगा, k स्क्वायर होगा, नहीं, ये जुड़ेगा आपका। तो क्या बन जाएगा ये? अच्छा, इसमें हमने एक मिस्टेक कर दिया, स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, तो हमें इसका स्क्वायर भी करना चाहिए था। चलिए, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि F1 स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है? k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का फिर से क्या करना है हमको? होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और प्लस F3 को हमें उतार लेना है। तो देखिएगा, ये बन गया आपका 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा आपका? F3। ठीक है, तो ये देखिएगा, जो होल स्क्वायर है रूट के अंदर, वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर क्या आएगा? k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट में बचेगा 2, प्लस ये जो थर्ड वाला है आपका F3 है। ठीक है, तो F3। अब देख लेते हैं, ये इन दोनों को जो जोड़े हम, F1 प्लस F2, यानी जो F1 वेक्टर है प्लस F2 वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट आया वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ध्यान दीजिएगा, दो फोर्सेस क्या हैं, या दो वेक्टर इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो उनका अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, आपस में इनका मान भी क्या है? बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में अगर इक्वल है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, उसका जो परिणामी आएगा, वो उनके बीचों बीच जाएगा, यानी 45 डिग्री पर जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में F3 था, उसी डायरेक्शन में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हो जाएगा, यानी F3 F1 प्लस F2 की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। जब सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम F3 में क्या कर देंगे? सीधे सीधे हम जोड़ देंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? F नेट की। ठीक है, तो देखिएगा, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, चूँकि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सिंपल मैथमेटिक्स से आप जोड़ सकते हैं। तो ये F3 की वैल्यू है k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। तो देखिएगा, इसको ऐड करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2k क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इस बार इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये टोटल कट जाएगा, पूरा 1 बचेगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो k क्यू स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यानी 3/2 k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा F नेट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा माइनस क्यू चार्ज पर, वो कितना होगा? 3/2 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस की हेल्प से इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको।